नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। हरिद्वार में आयोजित संत सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की और सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं उन्होंने कहा कि संत समाज में नैतिकता, धर्म और सामाजिक समरसता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि संतों के मार्गदर्शन से जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाना और समाज में एकता बनाए रखना आवश्यक है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार संत समाज के सहयोग से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। परम पूज्य ब्रह्मलीन सत्यमित्रानंद जी महाराज साहब की समाधि पर दिव्य मंदिर के साथ मूर्ति स्थापना की जो कल्पना की गई, मैं तो मध्य प्रदेश के रिश्ते के कारण से भी आया हूं और काल की नगरी, महाकाल की नगरी से भी मैं आता हूं। जीवन सबका नियत है, समूचा मंच सबको प्रणाम करता हूं। समय की सीमा है, इसलिए मैं भी उसी भाव को लेकर के दो शब्दों में अपनी उस भावांजलि को देना चाहूंगा। हम सब के लिए परमात्मा की दया से हमारे माननीय सर कार्यवाही जी ने अपनी बात कह दी और वो हमारे काम की बात भी है। आपने उस बात में सब कह दिया कि एक संत जिस प्रकार से अपने जीवन की धारा तय करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो भी उस धारा, जहां उनको शंकराचार्य जैसा नाम दिया तो भी शंकराचार्य के पद के बारे में भी निर्णय कर लिया कि कोई जरूरी नहीं। लोग कल्पना करते कि जीवन में कोई एक बार शंकराचार्य बन जाए तो वो शंकराचार्य का क्या पद है, क्या महत्व, सनातन संस्कृति में किसी से छिपा हुआ नहीं। लेकिन धारा के अलग जाकर के, जैसे आपने कहा विदेश यात्रा जाना है, ऐसे ही एक नहीं, यहां पहली बार रामदेव महाराज ने कहा कि लिफ्ट के आधार पर भारत माता का मंदिर बनाओ। हरिद्वार, सच में गंगा के किनारे हरिद्वार में हमारी भारत माता के उस संदर्भ से जोड़ करके उस काल में भी एहसास कराया कि अदरवाइज मंदिर की कल्पना कोई ऐसी हो ही नहीं सकती। लेकिन वहां से अपने कामों के बलबूते पर विचारिक रूप से भारत को अपने हिंदुत्व पे गर्व होना चाहिए। हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है, इस आधार पर कई प्रकार से उनने उपक्रम चालू किए और उसी आधार पर जब मध्य प्रदेश से भानपुरा पीठ से संबंध आता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आना समसामयिक भी हो जाता है कि मुझे जरूर आना चाहिए। और अवधेशानंद जी महाराज साहब का भी वही साधना स्थल सोनकच्छ से आपकी यात्रा प्रारंभ हुई, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। और इस अवसर पर सच में 2028 के कुंभ मेले के समान हमारे सिमस्त की तैयारी भी हम सब कुछ कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबके माध्यम से सनातन की ये धारा शाश्वत रूप से बहती रहे। मैं अपनी ओर से पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अपना प्रतिनिधित्व यहां देते हुए आप सबको आमंत्रण भी दे रहा हूं और इस पूरे आयोजन के प्रति मैं अपनी तरफ से, जैसा महाराज जी को ये एक तरह से उत्तराधिकारी के नाते से आपने उनके उस काम को आगे बढ़ाते हुए समन्वय परिवार की यात्रा प्रारंभ की। सच में ये मैंने प्रारंभ में कहा कि महाकाल की यात्रा, काल अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षण में सदकार्य करते हुए, सद प्रेरणा देते हुए महाराज जी ने जो अपना जीवन पूरा किया, सत्यमित्रानंद महाराज सदैव हमको स्मरण रहते रहेंगे। और इस पूरे आयोजन के लिए मेरी अपनी ओर से आपको महाराज जी बधाई। और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के आधार पर भी अगर आपको और कोई प्रकल्प प्रारंभ करना है मध्य प्रदेश में तो मैं सरकार की ओर से आपको इस तरह से आश्वस्त करता हूं कि जहां आप जो इशारा करेंगे सरकार वहां खड़ी रहेगी। और अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, मेरी अपनी ओर से आप सबको नमस्कार। बोलिए भारत माता की। तो वहीं हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव के नेतृत्व में विशेष योगाभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मोहन यादव ने भी योगाभ्यास किया। इस दौरान योगाभ्यास करने वालों ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न योगासन और प्राणायाम किए। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कन्या गुरुकुल में संस्कार, साधना और आत्मबल से परिपूर्ण वातावरण का अनुभव किया, जिससे मन को अपार शांति और ऊर्जा भी मिली।
तो वहीं केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट की सराहना करते हुए इसे विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत ये बजट दूरदर्शिता के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और वैश्विक मंच पर भारत की सशक्त भूमिका सुनिश्चित करने का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं स्टार्टअप, इनोवेशंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने की सरकार की योजना का उन्होंने अद्भुत करार दिया है। श्री प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि की ओर सच में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। बजट के माध्यम से वो सारी चीजों को हमारे सामने एक फोकस्ड रूप में रखा है, जिसके आधार पर आज वैश्विक स्तर पर भारत की छवि और बने। हमारी सभी इकोनॉमी की जो संभावना वाले मार्ग है उनको मार्ग प्रशस्त करते हुए लंबे समय के लिए अमृत काल तक भारत की सशक्त भूमिका वैश्विक परिदृश्य में क्या बने उसका बहुत अच्छा रोडमैप बना है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण को लेकर के स्टार्टअप, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते नव दृष्टि से परिपूर्ण इस बजट पे मैं स्वागत करता हूं। और खास करके एआई, इनोवेशन, स्टार्टअप को जिस ढंग से प्रमोट करने की सरकार ने योजना बनाई, वाकई वो अद्भुत है। बड़ी बात हुई मध्य प्रदेश के संदर्भ में। रेल में तो क्रांति हो गई। रेल की सुविधाओं को लेकर के भारत सरकार के द्वारा जो मदद की गई, मैं केवल एक आंकड़ा बताऊंगा आपको कि हमारे पास नई रेल पटरी बिछाने के लिए 9 से 14 तक का एक टेन्योर अगर आप पकड़ें तो मात्र 29 किलोमीटर रेल पटरी बिछती थी अपने प्रदेश के अंदर। आज उसकी स्थिति है 225 किलोमीटर, मतलब 8 गुना बढ़ी। उसी प्रकार से विद्युतीकरण की भी वही स्थिति है। कहाँ 58 किलोमीटर थी, आज वो 276 किलोमीटर है। इसका मतलब 5 गुना बढ़ी है। और हमारे पास अब जिस प्रकार का समय चल रहा है, रेलवे अंडरब्रिज आज हमारे पास 2014 की तुलना में 1162 हो गए। 80 रेलवे स्टेशन अमृत बन रहे हैं। 4 वंदे भारत का एक्सप्रेस ट्रेन निकलने जा रही है। कमलापति तो बन ही चुका है, लेकिन इस प्रकार का मॉडल और कई क्षेत्रों में जा रहा है। मेट्रो ट्रेन में हमको मदद कर रहे हैं। इंदौर मेट्रो, भोपाल मेट्रो, ये तो चालू ही हो गई है। ये जो भुसावल, खंडवा तीसरी और चौथी लाइन 131 किलोमीटर, इनकी 3 परियोजनाओं को जो मंजूरी मिली है, तो ये कुल मिलाकर के पूरे क्षेत्र में, और इंदौर, मनमाड़ और बाकी क्षेत्र तो मैं बता ही नहीं रहा हूं, उसमें अकेले इंदौर मनमाड़ में 18,500 करोड़ की मंजूरी। ये कोई एक राज्य के लिए वरदान होती है। उसमें 15,000 करोड़ का तो आवंटन है कि आप खर्चा करो। गरीब आदमियों के लिए, यातायात की व्यवस्था के लिए, किसानों के लिए, उनकी फसल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास में कोई पोर्ट नहीं है। ऐसे में रेल की कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी, ये हमारे लिए उतना ही आनंद देगी और उससे हमारे राज्य की गति में और तेजी होगी। जब ग्रीन एनर्जी की बात आ रही है, जो मैंने इसमें बजट में पढ़ा है, ग्रीन ईवी को हम प्रोत्साहन दे ही रहे हैं लगातार। और उसी प्रकार से डीजल पेट्रोल में जो आपने बात कही, उसकी चुनौती हमारे सबके सामने है। लेकिन राज्य के संसाधन के बलबूते पे, जैसे मैंने कहा कि वित्त आयोग ने कहा है कि जो जितनी जीडीपी देगा उस ढंग से टैक्स मिलेंगे, तो हमारी वित्तीय तरलता के लिए हमारे अभी आय के जो स्रोत है उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन सने सने हम इस पे कट लगाते हुए आने वाला बजट जब हमारा 18 तारीख को आएगा फरवरी में, तो इसमें हम काफी हद तक इसके निराकरण करेंगे। आज मध्य प्रदेश के अंदर की स्थिति अगर देश के संदर्भ में कहूं, तो देश के अंदर हमारे राज्य की आर्थिक ताकत के बलबूते पर जो सर्वाधिक 3 राज्य हैं, जिन 3 राज्यों के अंदर हमारे बजट का 40% के आसपास का हिस्सा पूंजीगत निवेश में लग रहा, उसमें मध्य प्रदेश है। ये हमारे लिए बड़ी बात है। बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा कम होने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश हो गया है। आज की स्थिति में 1 से 1.5% के आसपास हमारी बेरोजगारी रह गई, और आबादी में हम देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले 5 राज्यों में से एक हैं। तो ये जो प्रगति हो रही है, धीरे धीरे सभी प्रकार के सेक्टर में रोजगार जो मिल रहा है, काम मिल रहा है, खेती के काम धंधे के लिए इरिगेशन का एरिया भी बढ़ा और बाकी काम भी हो रहे हैं, ये उसी का उत्तर मिलेगा। बायो फार्मा के सेक्टर में भी
बायोफार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल अनुसंधान, हेल्थ इंडस्ट्री, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए खास करके हमारे यहाँ तो नॉलेज इकोनॉमी के दृष्टि से हम बात करें तो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को लेकर के इसी आधार पर हम अपने उच्च मूल्य जो रोजगार सृजित करेंगे, खासकर उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे जहां हम हमारी प्रतिभाओं के बलबूते पर इस फार्मा सेक्टर में लंबी छलांग लगाएंगे। सेमीकंडक्टर ये एक बड़ा सेक्टर है। मैं कल गुजरात में भी सेमीकंडक्टर के ऊपर वहां के मुख्यमंत्री से बात करके आया हूं और सेमीकंडक्टर मिशन 2 उभरती तकनीक है जिसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एआई आधारित तकनीकों के आधार पर प्रदेश में हाईटेक उद्योग, डिजिटल निवेश, नवाचार आधारित उद्यमिता को हम भी कदम से कदम मिलाकर बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर प्रदेश के पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी ये निश्चित रूप से हमारे लिए ये जो अभी तक हमारे इंडस्ट्री जो चल रही है जो परंपरागत आधारित है, आप कभी कल्पना करना पहले की कॉटन इंडस्ट्री इसलिए डूब गई कि उनको रिनोवेशन करने का मौका नहीं मिला था। अगर नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के चलना है तो नए उद्योग लगाना अच्छी बात है, लेकिन जो चालू उद्योग है उन उद्योगों को संवर्धन करना ये भी एक बड़ा विषय रहता है। इसमें इस चीज के लिए गुंजाइश दी जिससे अर्थव्यवस्था, रोजगार और औद्योगिक पुनर्जीवन को नई गति प्रदान होगी। 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर के पुनर्जीवन, ये जो खासकर जो मैंने बात कही है, इसमें अधोसंरचना में सुधार, निवेश पुनर्स्थापन, उत्पादन विस्तार और स्थानीय रोजगार को नई ऊर्जा मिलेगी। इसी आधार पर औद्योगिक भूमि, लॉजिस्टिक एवं सप्लाई चेन को भी हम अधिक कुशल बनाने वाले हैं। एमएसएमई में भी इसी तरह से एमएसएमई के लिए जो हमारी मध्यम श्रेणी की उद्यमिता है इसमें स्वरोजगार और औद्योगिक विस्तार को मजबूती प्रदान करेगी। तो वहीं मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न के अनुसार आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं 20 फरवरी से 28 फरवरी तक संपन्न होंगी। शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं परीक्षा में छात्रों की योग्यता और पाठ्यक्रम की समझ को परखने के लिए नवीन बोर्ड पैटर्न अपनाया गया है। शिक्षकों और छात्रों को समय पर परीक्षा केंद्रों और आवश्यक निर्देशों के बारे में जानकारी देने का प्रबंध भी किया गया है। तो वहीं इंदौर में मंगलवार को हसमा मूल कलेक्टर जिन की जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति अपनी मां के साथ एसआईआर के नाम काटने की शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन किसी कारणवश वे कलेक्टर से नहीं मिल पाए। उन्होंने बताया कि उन्होंने मिलने की पर्ची नहीं बनवाई थी। नाराज व्यक्ति ने जोर जोर से हंगामा किया और कहा कि पिता की मृत्यु हो चुकी है, माता दृष्टिहीन है और वह रोज मजदूरी करता है। वो सारे कागजात लेकर आया था, लेकिन कलेक्टर ने उनकी बात नहीं सुनी। घटना का वीडियो मीडिया और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। प्रशासन ने घटना के बाद व्यक्ति को ट्रेस करने की कोशिश शुरू कर दी। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। तो वहीं इंदौर में एक साल पहले जिस 2 करोड़ और एमडी ड्रग को पकड़कर खूब वाहवाही लूटी गई थी, जांच में वह अब यूरिया यानी पोटेशियम नाइट्रेट पाई गई है। मामले में जिला कोर्ट ने आपको बता दें तेजाजी नगर पुलिस की ओर से पेश की गई खारिजी को स्वीकार करते हुए सभी आरोपियों को राहत दे दी है। ये मामला 26 फरवरी 2025 का है। मंदसौर जिले के गरोड़ थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर 3 फरवरी को अवैध खैर की लकड़ी की तस्करी के खिलाफ वन विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्यवाही की। वहीं आपको बताते चले कार्यवाही के दौरान तस्करों पर शिकंजा कसा गया और अवैध लकड़ी जब्त की गई। वहीं अधिकारियों ने कहा कि ऐसे अभियान जारी रहेंगे ताकि वन संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और अवैध कटाई और तस्करी को रोका जा सके। तो वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर सर्दी का असर तेज हो गया है। बीती रात ग्वालियर समेत प्रदेश के 8 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। सर्दी के साथ ही 30 से अधिक जिलों में हल्के से लेकर घने कोहरे का असर भी देखने को मिला, जिसने लोगों को आवाजाही में परेशानी और का सामना भी करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में ठंड और कोहरे का असर जारी रहने की संभावना, विशेषकर सुबह और रात के समय सड़क और परिवहन में सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।